अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो है द ड्रग्स एंड उसके इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर हम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और आखिर में उसके डायग्नोसिस किस तरह करना है, कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज़ होती हैं, हम उनका हल्का से उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, जितना आपके सिलेबस में। करेंट ड्रग्स जो होती हैं ना, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हमें पेन से रिलीफ देती हैं। ठीक है, उन ड्रग्स में आपके पास मॉर्फिन ड्रग आ जाती है और आ जाता है डेमरोल। तो मॉर्फिन एंड डेमरोल जो है वो पेन रिलीफ कराती हैं आपका। पता है होता क्या है, अगर स्पाइनल कॉर्ड है हमारा इस तरह, यहाँ बटरफ्लाई शेप एरिया है, इस स्पाइनल कॉर्ड के पीछे और साइड पे कुछ न्यूरॉन है ऊपर नीचे जा रही होती हैं। जो साइड वाला है ना, ये वाली जो साइड्स हैं बेसिकली यहाँ पर होती हैं वो न्यूरॉन जो पेन के सिग्नल लेके जाती हैं। ठीक है, पेन के सिग्नल लेके जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, अगर न्यूरॉन किस तरह होती है, ये न्यूरॉन है, ठीक है, उसका कनेक्शन होता है एक और न्यूरॉन के साथ इस तरह। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं कि इस न्यूरॉन का पेन वाला सिग्नल ये न्यूरॉन लेके ऊपर ब्रेन तक ना जाए, तो क्या होगा, वो पेन का सिग्नल, हालांकि पेन आपको हो रहा होगा लेकिन आपके ब्रेन को पता चलेगा कि आपको पेन हो रहा है? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो दिस इज व्हाट वी डू बाय यूजिंग ड्रग्स लाइक मॉर्फिन एंड डेमरोल। हम पेन के जो सिग्नल हैं उनको आगे नहीं जाने देते, तो हम साइनेप्स को रोक देते हैं जो पेन पाथवे के अंदर होता है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हम ये काम करते हैं और इसकी मदद से हम बहुत सारी ड्रग्स बना लेते हैं। और इसके साथ साथ हमारे ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिकली भी कुछ एंडोर्फिन्स बनते हैं। एंडोर्फिन्स जो होते हैं ना, ये नारकोटिक लाइक है, नारकोटिक होते हैं पेन रिलीवर। ठीक है, ये आपके पास पेन की परसेप्शन को कम करते हैं। तो हमारा ब्रेन खुद ब खुद कुछ ड्रग्स बनाता है, कुछ केमिकल बनाता है जो कि एंडोर्फिन्स कहलाते हैं। ये एंडोर्फिन्स जो होते हैं क्या करते हैं, पेन की परसेप्शन को रोक देते हैं। आपको पेन, हालांकि पेन हो रहा होगा बट आपको पता नहीं चलेगा। कैसे? क्योंकि एंडोर्फिन जो है वो सिनेप्सिस को ब्लॉक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो, उसमें आपको कोई चोट लग जाए, लेकिन आप जब इमरजेंसी में होते हो ना तो आप महसूस ही नहीं करते उस चोट को। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कॉम्बाट में या एस्केप फ्रॉम फायर या फिर एंडोर्फिन जो होते हैं ना, अगर आप किसी झगड़े में हो, लड़ाई में हो या आप कहीं से भागना चाह रहे हो इमरजेंसी के अंदर, तब जो आपको दर्द है वो आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि डॉर्फिन जो है में अलाउ अस टू फंक्शन, हमें वो काम करने देती हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में हमें वहां से वो भागने देती हैं, वो हमें वहां से भागने देती हैं, हमें वो बेसिकली उस मुश्किल हाल से बेसिकली गुजरने देती हैं। ताकि जब गुजरने देती हैं तो वो कैसे गुजरने देती हैं, हमारी पेन की परसेप्शन को कम कर देती हैं। जब हम इमरजेंसी खत्म हो जाती है फिर इमरजेंसी जब खत्म हो जाती है तो एंडोर्फिन भी रिलीज नहीं होते और हमें पेन महसूस होता है। तो अब हमने जो नारकोटिक लाइक ड्रग्स है उनको डिस्कस करना है, जिसमें हीरोइन आता है, कैनाबीज आता है, निकोटीन आता है, अल्कोहल एंड इनहेलेंट आते हैं। हीरोइन क्या है? हीरोइन जो होता है एक वाइट कलर का पाउडर होता है जो बिटर इन टेस्ट होता है। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया बट अकॉर्डिंग टू देम ये बिटर इन टेस्ट होता है। वाइट पाउडर है, बिटर इन टेस्ट, और यूफोरिया के इफेक्ट देता है। यूफोरिया का मतलब होता है आपको बोलेगा आप जन्नत में बैठे हो, यानी कि बहुत खुशी देगा, अंदर से आपको खुशी महसूस कराएगा, आपका दिमाग जो है हर प्रॉब्लम भूल जाएगा। इसको कहते हैं यूफोरिया के इफेक्ट। सही, तो अच्छी बात है ना बेटा, हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप एक्सेसिव लेना शुरू कर दोगे आपको इसकी आदत हो जाएगी, फिर आप इसके बगैर रह नहीं पाओगे। जब आप नॉर्मल हाल के अंदर खुश भी होगे ना, तब भी आपको उस तरह खुशी महसूस नहीं होगी जो कि आप ये लेके हासिल कर रहे थे। फिर नॉर्मल खुशी आपके लिए बेकार हो जाएगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा लेना पड़ेगा। तो यानी आप एक तरह से आपको इसकी एडिक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हाईली एडिक्टिव ड्रग है जो कि मॉर्फिन प्लांट से आती है, जिसका नाम है ओपियम पॉपी प्लांट। और इससे क्या होता है, बेसिकली यूफोरिया का रश आता है, यानी कि आपको बहुत खुशी मिलती है, एंटी एंजाइटी, एंजाइटी खत्म हो जाती है और पेन रिलीव हो जाता है। ये था हमारे पास हीरोइन का काम। फिर एक कैनाबीज। कैनाबीज जो है, और इट इज द ड्राइड फ्लावरिंग टॉप एंड लीफ। ये जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स का टॉप पार्ट होता है, उनको ड्राई करके या लीफ को ड्राई करके बनाया जाता है और ये कैनाबीज प्लांट से हासिल होता है। ठीक है, और ये कह रहे हैं हर जगह पर पाया जाता है, टेम्परेट एरियाज में, ट्रॉपिकल एरियाज में। ये टोबैको, अल्कोहल और कैफीन, जहाँ जहाँ ग्रो करते हैं ना, तंबाकू वगैरह, अल्कोहल एंड कैफीन वगैरह, वहाँ पर ये पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड ड्रग थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है ये वो है। बहुत सारे कंट्रीज में हर्बल कैनबीज एंड कैनबीज रेजिन आर फॉर्मली नोन एज marijuana एंड हशीश। पहले इनको जो हर्बल कैनबीज है जो पौधे से हासिल करती है, और कैनबीज रेजिन जो इस कैनबीज से चीज़ें और बनाई जाती हैं, उनको marijuana एंड हशीश कहा जाता था। ठीक है, और ये क्या करते हैं, यूफोरिया के इफेक्ट देती हैं, आपको खुशी देती हैं। और ऑल्ट्रेशन इन विजन एंड जजमेंट, यानी कि खुशी तो दे रही हैं बट आप उस टाइम पर बहुत सी एक्टिविटीज नहीं कर पाते, आपकी जो जजमेंट है, जज किसी चीज़ को सही से जज नहीं कर पाते, आपकी जजमेंट खराब हो जाती है, आपको उस वक्त धुंधला धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है। दैट इज इफेक्ट ऑफ कैनाबीज। ठीक है, इसको आप बेसिकली चर्च कहते हो और हशीश कहते हो, हैश कहते हो। ठीक है,
फिर है हमारे पास निकोटीन। निकोटीन जो है वो कह रहे हैं एक अल्कोलाइड टोबैको है, ठीक है, आपके तंबाकू के अंदर पाया जाता है, ये जो सिगरेट स्मोकर होते हैं उसके टोबैको के अंदर पाया जाता है निकोटीन। ये क्या करता है, ये आपके हमारी बॉडी में जो वो एसिटाइलकोलिन जो है ना, एसिटाइलकोलिन मैंने कहा था, एक एसिटाइलकोलिन हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो जाता है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे मौजूद कुछ रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है। उन रिसेप्टर का नाम होता है निकोटीन वाले रिसेप्टर, ठीक है, या मस्कुरीन वाले रिसेप्टर। तो जो निकोटीन है हमारे पास इन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करता है। जब इनके साथ जाके बाइंड करता है ना, इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मसल की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये एक्ट कहाँ करता है, निकोटीनिक रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, बाद में आने वाले न्यूरॉन के ऊपर जाके एक्ट करता है। अल्कोहल का मतलब है ऑब्वियसली शराब, और ये इंटरफेयर करती है आपका जो ब्रेन है, ब्रेन जो कम्युनिकेशन पाथवेज हैं, यानी कि आपके ब्रेन की लेफ्ट हैंड साइड वो बातचीत करना चाह रही है, कम्युनिकेट करना चाह रही है आपकी ब्रेन की राइट हैंड साइड के साथ, या फिर और भी कोई ब्रेन की कम्युनिकेशंस हैं, वहाँ पर मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो जो अल्कोहल है ये अफेक्ट करता है आपके ब्रेन को कि ब्रेन किस तरह काम कर रहा है। इसकी वजह से आपका मूड चेंज हो जाता है, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, एंड इट बिकम हार्डर टू थिंक क्लियरली। आप सही से सोच नहीं पाते, ठीक है, मूव नहीं कर पाते कोऑर्डिनेशन के साथ। यानी कि जो बंदा शराब पी के, बहुत ज़्यादा शराब पी के चल रहा होता है, वो लड़खड़ा रहा होता है, बिकॉज उसकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। तो ब्रेन कम्युनिकेशन के साथ अल्कोहल इंटरफेयर करता है। फिर कुछ हमारे पास इनहेलेंट है। इनहेलेंट बेसिकली वो वोलेटाइल चीज़ें हैं, यानी कि जिनको आप रख दोगे तो हवा में उड़ जाएंगी। वोलेटाइल चीज़ें हैं जो आराम से इजीली बॉट जो आराम से खरीदी जा सकती हैं और हमारे घरों में पाई जाती हैं, जैसे कि पेंट्स, और कुछ लोग पेंट्स को बहुत ज़्यादा सूंघते हैं, मार्कर्स हैं, ग्लू वगैरह, क्लीनिंग फ्लूइड। कुछ लोगों को इसका नशा होता है, वो क्या करते हैं, उन्हें पेट्रोल की खुशबू बहुत पसंद होगी, वो ग्लू वगैरह को नाक में हर वक्त लगा के बैठे रहेंगे क्योंकि उसकी वो स्मेल को बहुत पसंद कर रहे होंगे, कोई मार्कर्स की स्मेल को या पेंट की स्मेल को। ये इनहेलेंट है सारे हमारे पास। इन सब के अंदर ना कुछ डेंजरस चीज़ें होती हैं, कुछ डेंजरस केमिकल होते हैं जिसकी वजह से आपको साइकोटिक यानी कि ऐसे इफेक्ट जो आपके माइंड की एक्टिविटी को ऑल्टर कर दें वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली डेंजरस है ना, आपका माइंड जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ऑल्ट्रेशन हो गई है माइंड के अंदर। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग टॉलरेंस। कह रहे हैं ड्रग एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर है, यानी कि न्यूरोबायोलॉजिकल बिहेवियर है, यानी कि आपको किसी ड्रग की आदत हो गई है। वो एक बहुत खतरनाक और ब्रेन से रिलेटेड वाला डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, वो पर्सन का ब्रेन अफेक्ट हो जाता है और बिहेवियर भी अफेक्ट हो जाता है, और इस तरह अफेक्ट हो जाता है कि वो उस ड्रग को यूज किए बगैर रह नहीं सकते। यानी कि एबिलिटी टू रेजिस्ट द अर्ज टू यूज द ड्रग इज लॉस्ट, यानी कि आपको हर वक्त वो ड्रग चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं एडिक्शन, ठीक है। इसमें ब्रेन और जो बिहेवियर है वो इस तरह खराब हो जाता है दैट अ पर्सन लूज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द अर्ज टू यूज ड्रग, यानी कि इंसान उस ड्रग के बगैर रह ही नहीं पाता, वो हर हाल में उसको यूज करना चाहता है। अब ड्रग एडिक्शन को पढ़ते हैं। ड्रग एडिक्शन जो है, या फिर ऐसी इलीगल ड्रग के ऊपर डिपेंड करना, लाइक कोकेन के ऊपर, निकोटीन के ऊपर, जब आप ड्रग एडिक्शन इसको कहते हो, या फिर इलीगल ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करना, या फिर लीगल ड्रग्स के ऊपर भी डिपेंड करना, ड्रग एडिक्शन कहलाता है। और यू कैन गेट एडिक्टेड टू सब्सटेंस, लाइक कोई मेडिकेशन ड्रग है, किसी को पैनाडोल की बहुत आदत हो जाती है, हर वक्त हल्का सा दर्द हो भाई चलो पैनाडोल दे दो, पैनाडोल के बगैर वो रह ही नहीं पाते। अल्कोहल, निकोटीन, मैरिजुआना एंड अदर लीगल ड्रग एज वेल। डिपेंडेंस जो है स्टार्ट विद एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जब ड्रग एडिक्शन है बेटा कैसे स्टार्ट होती है, पहले एक दफ़ा लेते हो, और एक दफ़ा जब लेते हो आपको अच्छा लगता है, फिर जब दोबारा कभी आपको कोई मुश्किल आती है दोबारा ले लेते हो, फिर और अच्छा लगता है, फिर कभी दोबारा इस्तेमाल कुछ आपकी आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप एक और दफ़ा ले लेते हो। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कर करके ना आपको उसकी आदत हो जाती है। फिर आप यानी कि जो पहली दफ़ा जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर काम स्टार्ट हुआ था तो उसकी फीलिंग आपको पसंद आ गई, तो फिर आप उसका रिपीटेड मिसयूज़ करना शुरू कर देते हो, जिससे आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग या फिर ब्रेन कैसे वर्क करता है वो ख़राब हो जाता है। इट मेक यू लूज योर सेल्फ कंट्रोल, आपको अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता और आप इन ड्रग्स के साथ मैस करना स्टार्ट कर देते हो, कभी ज़्यादा ले लेते हो। और अक्सर लोग जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, उनकी मौत ड्रग के ओवरडोज से होती है, यानी कि इतना मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कि उस ड्रग का ओवरडोज ले लेते हैं। जब ओवरडोज ले लेते हैं तो ऑब्वियसली उनकी डेथ हो जाती है। ड्रग टॉलरेंस क्या है यार? ड्रग टॉलरेंस बेसिकली ये है कि आपने ड्रग ली और ड्रग ने अपना कोई असर ज़ाहिर किया, लेकिन अगर आप वो ड्रग रोज़ लेते रहोगे तो आपका ब्रेन जो है ना, या आपका जो माइंड है या आपकी बॉडी जो है वो बोलेगी यार ये चीज़ तो रोज़ मेरे पास आ रही है, तो उस चीज़ को ना बहुत नॉर्मल, बहुत लाइटली लेना शुरू कर देगी। वही बात है कि जो चीज़ आपके पास होती है आपको उसकी कदर नहीं होती, जो चीज़ आपसे दूर चली जाती है आपको उसकी कदर होती है। ड्रग टॉलरेंस का मतलब है कि आप रोज़ कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से उस ड्रग की जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो गई है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ एफिशिएंसी विद रिपीटेड ड्रग यूज़। बार बार प्यार मिल रहा है तो आपको प्यार वो पसंद ही नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आप पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, दे आर लविंग यू, दे आर केयरिंग अ लॉट फॉर यू, बट जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो अब हमें फील होता है कि हाउ इंपॉर्टेंट दे वर फॉर अस, ठीक है। बट सिंस वो साथ रह रहे हैं
तो उनका जो प्यार है उसकी एफिशिएंसी हमें महसूस नहीं होती, और बार बार प्यार मिल रहा होता है हमें तो हम कहते हैं यार क्या रोज रोज मिल रहा है, ठीक है, या क्या रोज रोज तंग करते रहते हैं। तो ड्रग टॉलरेंस जो है उसमें एफिशिएंसी चली जाती है रिपीटेड ड्रग एक्सपोजर की वजह से, यानी कि निकोटीन और कैफीन वगैरह जब आप बहुत ज़्यादा लेते रहोगे ना, तो फिर इनकी एफिशिएंसी जो ये जो इफेक्ट पैदा करता था ना, निकोटीन आपके ऊपर के यूफोरिया देता था, कैफीन आपके सर दर्द बोलते हैं कम हो जाता है, तो ये जो दोनों इफेक्ट शो करते थे ना, अब समझो पहले ही आप इनका 10 मिलीग्राम यूज करते थे और वो इफेक्ट शो कर देते थे, बट अब जब ड्रग टॉलरेंस हो गई है तो आपको इसका 20 मिलीग्राम यूज करना पड़ेगा, फिर 20 से 40, यानी कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ड्रग की डोज बढ़ानी पड़ेगी अगर आप इसका रोज इस्तेमाल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस नॉर्मल क्वांटिटी की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी विल गेट यूज टू इट, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट टाइम जब भी आप ड्रग लेना चाहोगे आपको उसको ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। तो ड्रग टॉलरेंस मींस लॉस ऑफ एफिशिएंसी विद रिपीटेड ड्रग यूज। When nicotine and caffeine is used for long time, larger and larger dose must be taken to produce the same effect। यानी कि आप वही सेम इफेक्ट पैदा करना चाहते हो, नेक्स्ट टाइम आपको उसका बड़ा डोज लेना पड़ेगा। तो अब आफ्टर टॉकिंग अबाउट द ड्रग एडिक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, और ख़ास तौर पर याद रखना नारकोटिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स जो आपके ब्रेन की थिंकिंग को अफेक्ट करती हैं, आपके ब्रेन के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं, और आपके अंदर एक यूफोरिया यानी कि खुशी होती नहीं है बट आपको बेसिकली इंटरनली खुशी महसूस करा देती हैं, जो कि एक टू बी वेरी ऑनेस्ट एक सेंस में ठीक है एक हद तक, लेकिन जब आप उसको मिस यूज़ करोगे, बार बार यूज़ करोगे, तो दैट इज ऑब्वियसली डेंजरस फॉर यू। क्योंकि जब कोई सर्जरी करनी होती है तो हम उसमें यही डॉक्टर जो होते हैं सर्जरी के दौरान यही सारी जो ड्रग्स होते हैं इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको पेन से बचाएं, बट जब वो नेक्स्ट टाइम वो ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं सर्जरी में तो वो असर ही नहीं हो रहा होता, बंदा बेहोश नहीं हो रहा या समथिंग लाइक दिस, या उसका पेन खत्म नहीं हो रहा, हालांकि उन्होंने ड्रग की डोज दे दी है। तो इसका रीज़न यही होता है कि आप ड्रग एडिक्टिव हो चुके होते हो, ड्रग टॉलरेंस डेवलप कर चुके होते हैं इनसाइड यू, ठीक है। तो बेसिकली हाई रिक्वेस्ट इज इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करो, खास तौर पर जो आपका निकोटीन है। आप MBBS के अंदर आओगे ना बेटा तो आपको रियलाइज़ होगा कि निकोटीन, जो टोबैको, जो स्मोकिंग है वो किस हद तक डेंजरस है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, if you are a boy or if even you are a girl and you are smoking, just quit it bro, just quit it, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। फिर डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम के, और डिसऑर्डर की मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे पास वस्कुलर डिसऑर्डर। वस्कुलर डिसऑर्डर यार वो डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जिसमें वो ब्लड वेसल जो आपके ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को खून दे रही है ना, उनके अंदर कोई मसला आ जाता है। मसला क्या हो जाता है? मसला ये हो सकता है या तो वो जो वेसल है वो फट जाएगी जिससे खून सारा बाहर निकल जाएगा, जब खून सारा बाहर निकल जाएगा तो खून एक पूरी एक जगह पर जमा हो जाएगा, जब खून एक जगह पर जमा हो जाता है इसको हम कहते हैं हेमाटोमा, ठीक है। या फिर मसला दूसरा ये हो सकता है कि जो ये ब्लड वेसल है ये खून लेके जा रही है आपके ब्रेन को, क्योंकि आपके ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, ब्लड सप्लाई यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत है। तो ये ब्लड वेसल जो खून लेके जा रही है, अगर वहाँ पे कोई बीच में क्लॉट बन जाए जिससे खून ब्रेन को ना पहुंचे तो ये भी एक मसला है। तो नर्वस डिसऑर्डर वो वस्कुलर डिसऑर्डर, वस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के वो डिसऑर्डर हैं जिसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन जो कि बेसिकली आपके ब्रेन की तरफ जा रही है, इसको हम कहते हैं वस्कुलर डिसऑर्डर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसमें हमारे पास स्ट्रोक आता है और हेमाटोमा। तो बेसिकली एनी डिसऑर्डर इन द ब्लड वेसल्स या फिर एनी डिसऑर्डर इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन इज कॉल्ड वस्कुलर डिसऑर्डर, जिसमें स्ट्रोक और हेमाटोमा हमने पढ़ना है। क्वेश्चन अराइजेस सर व्हाट इज स्ट्रोक? बेसिकली स्ट्रोक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके ब्रेन को ना ब्लड नहीं मिलता। उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये हो सकता है कि जो ब्लड वेसल जो खून लेके जा रही थी वो फट गई, उसका सारा खून यहाँ बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, आगे जा ही नहीं रहा, या फिर यहाँ पे क्लॉट बन गया जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो इसको स्ट्रोक कहते हैं। इट इज अ कंडीशन जिसमें इंटरफेरेंस आ जाती है विद इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ सही से नहीं जा रहा होता, जिसमें अकर व्हेन ब्लड वेसल बर्स्ट, जब ब्लड वेसल फट जाती है इन ब्रेन में तब ये मसला हो सकता है। या फिर जो ब्लड वेसल जो खून लेके जाती है ना ब्रेन की, उसको कहते हैं सेरिब्रल आर्टरी, तो सेरिब्रल आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाए किसी ब्लड क्लॉट की वजह से तब ये मसला हो सकता है। कॉजेज क्या है, ये स्ट्रोक होता क्यों है? अगर स्ट्रोक इसलिए होता है कि कोई बंदा हाइपरटेंशन है, उसको हाई बीपी की बीमारी है, तो हम उसको मेडिसिन वगैरह देते रहते हैं ताकि आइंदा उसकी बॉडी में कोई क्लॉट ना बने, खून का टुकड़ा जमा ना हो जाए बीच में, कहीं ऐसा ना हो खून का टुकड़ा जमा हो जाए और ये ब्रेन को आगे ब्लड सप्लाई ना मिले, इससे स्ट्रोक आ जाएगा। तो हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग की वजह से, ये देखा स्मोकिंग यहाँ पर स्ट्रोक भी कॉज करता है। डायबिटीज़ की बीमारी है, कोई ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करता है, कोकेन लेता है, तो इन तमाम रीजंस की वजह से हाइपरटेंशन, हाई अल्कोहल, कोकेन, डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि डायबिटीज़ को कहते हैं, हाई ब्लड शुगर यानी स्मोकिंग की वजह से ये बीमारी हो सकती है। सिम्टम क्या है? अगर किसी को स्ट्रोक हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा इसका स्ट्रोक हो रहा है? बेसिकली
जब लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होता है ना, या लॉस ऑफ ब्लड फ्लो होता है ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन का वो एरिया जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है, वो पार्ट डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ब्रेन का हर पार्ट, हमने लोब्स के अंदर मैंने पढ़ा है बहुत डिटेल में, पढ़ लो। तो हर लोब का, हर ब्रेन के पार्ट का, टेम्पोरल एरिया का, फ्रंटल कॉर्टेक्स का, हर किसी का अपना फंक्शन है, हाइपोथैलेमस का अपना फंक्शन है। अगर अगर वो एरिया डैमेज हो जाएगा, वहाँ एरिया, उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा जिसके अंदर है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के जो भी फंक्शन थे वो सारे गायब हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। तो सारे इफेक्ट क्या होंगे? तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा था, उसकी अबनॉर्मैलिटी आ जाएगी। या फिर कोई ऐसा इफेक्ट, ऐसा ऑर्गन, ऐसा पार्ट जो ब्रेन का है वो इफेक्ट हो रहा है, वो डैमेज हो रहा है बेसिकली, जिसका काम था आपकी मसल्स को कंट्रोल करना या मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का हुक्म देना, तो फिर आपको पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का हुक्म नहीं मिल रहा ब्रेन से। ये सारे सिम्टम है। क्या होता है जब ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है कोई खास एरिया, लॉस ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से, तो ब्रेन सिम्टम ऑफ स्ट्रोक जो है आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा एरिया डैमेज हुआ है, जिसमें बैलेंस का लॉस हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन का लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन खास तौर पर आपको सेरिबेलम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। हेडेक होता है जो बहुत सीवियर एंड सडन होता है, पैरालिसिस हो जाता है, एक आर्म के अंदर जो है वीकनेस होना शुरू हो जाती है, फेस की एक साइड पे वीकनेस होना शुरू हो जाती है, लेग एक तरफ, यानी कि बॉडी का एक पूरा एरिया, बॉडी का एक हाफ एरिया जो है पूरा वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हैंड, देन फिर एब्डोमेन का एरिया, फिर लेग का एरिया, ठीक है। और इवन के फेस का जो ये वाला पार्ट है वो भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो स्ट्रोक के अंदर देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका है, ये जो स्ट्रोक होता है एक मेडिकल इमरजेंसी, यानी कि अगर किसी को भी ये सिम्टम आए तो उसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, और हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इसका इलाज किया जाता है। और डिपेंड करता है कि मसला कितना है, किस हद तक है, ठीक है। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे तो लोगों की जान बच सकती है, वरना लोग मर जाते हैं। और जान भी बच सकती है, अगर जान वैसे ही बच गई लेकिन हमने ट्रीटमेंट में देर कर दी, तो उनकी जो डिसेबिलिटी है, यानी कि आर्म वीक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हम उसको बचा सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। कह रहे हैं जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है और स्ट्रोक कौन सी टाइप का है। ट्रीटमेंट जो है बेसिकली वो फोकस करता है कि उस एरिया जहाँ पर ब्लड अब नहीं जा रहा, उस एरिया में ब्लड फ्लो को दोबारा रिस्टोर किया जाए। तो कैसे रिस्टोर करते हैं? अगर कोई ब्लड क्लॉट था ना, हम ब्लड क्लॉट बन रहे हैं, तो हम कुछ एंटीकोगुलेंट, यानी एंटीकोगुलेंट वो दवाइयाँ होती हैं जो क्लॉट नहीं बनने देती, हम वो एंटीकोगुलेंट देते हैं। या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर देते हैं। देखो जब कहीं पर ब्लड जा रहा होता है ना और वहाँ पर प्लेटलेट सारे जमा हो जाए बीच में, तो वो भी एक तरह का क्लॉट बना देते हैं, यानी कि प्लेटलेट बहुत सारे आपस में मिलकर क्लॉट बना सकते हैं। तो हम उन प्लेटलेट्स को आपस में मिलने ही नहीं देते, इसको हम कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकते हैं। और कैसे रोकते हैं? प्लेटलेट एग्रीगेशन के इनहिबिटर देके, जो प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट भी करते हैं और नर्सिंग केयर दी जाती है। तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी एंड द टाइप ऑफ एरिया इन्वॉल्व, हम एंटीकोएगुलेंट दे सकते हैं स्ट्रोक से बचने के लिए, एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर देते हैं। और जिसको एक दफ़ा स्ट्रोक हो चुका होता है ना, फिर उनको ना मुसलसल इन दवाइयों के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। दैट इज बेसिकली बियॉन्ड योर स्कोप, तो आपको इतना नहीं पता होना चाहिए। बस याद रखना है कि हम कोएगुलेशन रोकनी है ना, तो एंटीकोएगुलेंट दे दो और प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर दे दो, और ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करना है। हेमाटोमा क्या है? मैंने आपको मेनिंजीज पढ़ाई थी, राइट। तो हेमाटोमा क्या होता है? ये आपका ब्रेन है और यहाँ पे मेनिंजीज है। तो ब्रेन और मेनिंजीज के बीच में कोई ब्लड क्लॉट हो जाता है, या बेसिकली ब्लड लीक करके इस एरिया में जमा हो जाता है, जिसको हम हेमाटोमा कहते हैं। तो मैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनटू स्पेस बिटवीन ब्रेन एंड उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग के बीच, ये ब्रेन है पूरा, तो यहाँ ब्लड जमा हो गया बहुत सारा। तो ये जो ब्लड जमा हुआ है इन द स्पेस बिटवीन योर ब्रेन एंड आउटर मोस्ट कवरिंग, इसको हम हेमाटोमा कहते हैं। हेमाटोमा जो है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? हाइपरटेंशन, हाई बीपी की अब देखो इफेक्ट, स्ट्रोक भी हो सकता है, खून जो है उसको ब्लड वेसल फट जाएगी तो खून बाहर लीक हो जाएगा, तो हेमाटोमा बन जाएगा, हेमाटोमा भी इसके अंदर आता है। सिम्टम्स क्या है सर? मसला क्या होगा? मसला ये होगा बेसिकली कि बंदा बेहोश हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे रिएक्ट करना है, उसकी स्किन का कलर पेल होना शुरू हो जाएगा, पीला पीला कलर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, फौरन से होगा ये सारे। और सीजर्स यानी कि झटके लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई देखो, जैसे कोई सीजर तुम देखो ना, तो उसका ख्याल रखा करो, जैसे सीजर आए इसकी पूरी एवेल्युएशन करनी जरूरी है, क्योंकि सीजर की बहुत सारी कॉजेज हैं, हेमाटोमा भी है, स्ट्रोक भी है, आगे हम पढ़ेंगे ट्यूमर भी होता है। तो सीजर्स आए, कोई बंदा कंफ्यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो रहा है बार बार, या पेल स्किन कलर है, तो हम क्या करते हैं, उसका बेसिकली हम चेकअप करते हैं प्रॉपर। खैर ये आपके वही बात आपके स्कोप में नहीं है, जो एमबीबीएस कर रहे होते हैं बेसिकली वो इन तमाम चीज़ों से गुजरते हैं कि जब उनके सामने कोई ऐसा पेशेंट आता है, तो एक जो फॉर एग्जांपल सीजर की बहुत सारी कॉजेज हैं, फिर डॉक्टर क्या होता है उन कॉजेज को पहचानता है कि सीजर किस वजह से हो सकता है। तो मेन चीज़ जो इलाज के लिए ना बेटा वो डायग्नोसिस होता है। आप डायग्नोस कर लो, दवाइयाँ तो कोई भी दे सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कहते हैं डिपेंड करता है हेमाटोमा किस हद तक फैला हुआ है, और इसके साथ साथ कोई और इंजरी तो नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ इंजरी
हम मैनेजमेंट देते हैं, जिसमें हम सर्जरी भी कर सकते हैं। उस सर्जरी के जरिए हम ब्लड जो जमा हो गया उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और ब्लड क्लॉट को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वैस्कुलर डिसऑर्डर थे। अब हम इन्फेक्शियस डिसऑर्डर की बात करते हैं। ऐसे डिसऑर्डर जो किसी इन्फेक्शन यानी कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी फंगस की वजह से या प्रोटोजोआ वगैरह की वजह से हो जाते हैं। प्रोटोजोआ क्या है यार? प्रोटोजोआ बेसिकली जो अमोएबा वगैरह हैं या फिर पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं ना, वो सारे उनको हम प्रोटोजोआ के अंदर काउंट करते हैं। तो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में हमने दो पढ़ने हैं, मेनिंजाइटिस एंड इंसेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है यार? मैंने आपको ब्रेन की मेनिंजीज पढ़ाई थी ना, कि हमारे पास क्या होता है, पैड होता था। सबसे बाहर ड्यूरामेटर है, फिर एरेक्नॉइड मेटर, सबसे अंदर क्या है, पायामीटर। तो ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मेटर एंड पायामीटर, ये सबसे आउटर मोस्ट है, ये फिर बीच वाली और ये इंडर मोस्ट है। तो या तो इन मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन हो गई, मेनिंजीज स्वेल कर रही है, इनकी सूजन हो रही है, या फिर बेसिकली मैंने कहा था ना, सब द स्पेस बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायामीटर इज कॉल्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस। इस सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर क्या होता था, CSF। तो अगर इस CSF का जो फ्लूइड है उसके अंदर भी कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है तो उसको भी हम मेनिंजाइटिस में काउंट करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लूइड या फिर मेम्ब्रेन, जो मेनिंजीज जो कवर कर रही है ना सिर्फ ब्रेन को बल्कि स्पाइनल कॉर्ड को भी, उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो सिर्फ ब्रेन की कवरिंग की जो इन्फ्लेमेशन है इसको मेनिंजाइटिस नहीं कहते, बल्कि जो स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग है मेनिंजीज वाली, उसको भी हम, अगर वो उसके अंदर भी स्वेलिंग हो जाएगी, उसके फ्लूइड के अंदर कोई सूजन वगैरह आ जाएगी, तो उसको भी हम मेनिंजाइटिस के अंदर इंक्लूड करते हैं। देखो यहाँ पर नॉर्मल मेनिंजीज इस तरह होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखो सूजन आना शुरू हो गई, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई और ये बहुत ज़्यादा इनका एरिया इंक्रीज कर चुका है। तो सबसे कॉमन कॉज है MCQ का पॉइंट है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से अक्सर ये मेनिंजाइटिस हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो बैक्टीरिया हैं वो भी कर सकते हैं, बहुत कम फंगस इन्फेक्शन उस वक्त आपको बेसिकली बीमारी कराएगा, ये इन्फेक्शियस डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन उस वक्त कराएगा जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। सर ये इम्यून सिस्टम वीक कब कब हो सकता है? बहुत सारे हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉयडल ड्रग ले रहे हो ना, स्टेरॉयड वाली ड्रग, ठीक है, किसी को आर्थराइटिस होता है ना, आर्थराइटिस जॉइंट की बीमारी, तो उसको ना स्टेरॉयडल ड्रग्स पे रखा जाता है। तो अगर वो बहुत ज़्यादा वो कोर्टिकोस्टेरॉइड यानी स्टेरॉयडल ड्रग यूज़ कर रहा है ना, तो उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। तो जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तब जितने आपके जो फंगस के इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपने ये बातें याद रखनी है। सिम्टम, सर अगर किसी को मेनिंजाइटिस है तो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीवर तो होगा बट स्टिफनेस इन नेक, ये MCQ का पॉइंट है। तो मेनिंजाइटिस के अंदर बेटा नेक स्टिफ हो जाती है, यानी कि बहुत टाइट हो जाती है, और इसके साथ साथ सर दर्द होगा, नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी होता है। इट कैन कॉज पैरालिसिस, कॉमा और इवन डेथ। ट्रीटमेंट क्या है? डिपेंड करता है। अगर बैक्टीरियल है तो हम क्या कहेंगे, IV, यानी कि IV डायरेक्टली ड्रिप के जरिए एंटीबायोटिक उसकी बॉडी में डाल देंगे ताकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को जल्दी से क्योर हो जाए, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, नहीं यानी कि वो स्टेरॉयडल वगैरह, स्टेरॉयडल ड्रग्स वगैरह फॉरन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, अगर इमरजेंसी है तब। अगर वायरल मेनिंजाइटिस होता है ना, उसके लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक ऑब्वियसली वायरस के ऊपर असर नहीं करती। तो फिर हम क्या करते हैं, जो बेसिकली वायरल होता है ना, खुद ब खुद ठीक हो जाता है कुछ टाइम बाद। फैलता कैसे है वायरल वाला? कफिंग के जरिए, स्नीजिंग के जरिए, खांसी और स्नीजिंग यानी कि छींके वगैरह लेने के जरिए। तो ये आपका मेनिंजाइटिस से आगे फैलता है, कौन सा? वायरल वाला, ओके। बैक्टीरियल इस तरह छींकने से नहीं फैलता नॉर्मली। इंसेफेलाइटिस क्या है? ब्रेन, मेनिंजीज नहीं, खुद ही ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो रही है, ब्रेन सूज रहा है, उसको हम इंसेफेलाइटिस कहते हैं। ये भी वायरस की वजह से होता है, लेकिन फंगस की वजह से भी हो सकता है। और जो इंसेफेलाइटिस है इसमें बुखार आ जाता है, हेडेक एंड कंफ्यूजन, वीकनेस आ सकती है, भूलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपका ब्रेन का वो पार्ट, फॉर एग्जांपल आपका हिप्पोकैम्पस डैमेज हो गया है, तो ऑब्वियसली आप भूलना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि हिप्पोकैम्पस का काम था मेमोरी। तो डिपेंडिंग है किस एरिया की इन्फ्लेमेशन हो रही है, कि कौन सा एरिया सूज रहा है, उसकी बेसिस पे इसके सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसमें मसल वीकनेस है, कंफ्यूज है, फीवर है। लेकिन जैसे तुम्हें नेक स्टिफनेस नजर आया ना, जहां पर भी नेक स्टिफनेस का आंसर हमेशा तुम्हें याद रखना है तुम्हारे लेवल पे वो मेनिंजाइटिस है, ठीक है। अब ये मत कहना कि घर में किसी बंदे को गर्दन में दर्द है, गर्दन अकड़ गई है, चाहे वो मोच आने की वजह से हुई है, जैसे बट तुमको कि इसको मेनिंजाइटिस है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। MCQ पॉइंट के लिए बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू बुक, जो चीज़ तुमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग। अगर तुम्हारे पास पेपर में आ जाए नेक स्टिफनेस है, तुम्हें मेनिंजाइटिस के ऊपर ही टिक करना होगा, ओके। ट्रीटमेंट क्या है भाई? इंसेफेलाइटिस जो है नीड टू बी ट्रीटेड अर्जेंटली, हमें इसको जल्दी से इलाज करना होता है, और डिपेंडिंग क्या कॉज है हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जो सिम्टम्स हैं, जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं उनका इलाज करते हैं, एंड बॉडी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, अब किस वजह से हो रहा है उसका इलाज तो होता रहेगा, लेकिन जो मसले, फॉर एग्जाम्पल किसी को फीवर हो रहा है तो हम उसको पैनाडोल दे देंगे यार कि फीवर तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज, अगर पेन है बहुत ज़्यादा, सर दर्द वगैरह है, तो पेन के लिए हम पेन की मेडिसिन दे देंगे ताकि उसका सर दर्द तो कम हो, बाकी इलाज तो आहिस्ता आहिस्ता
जो भी आप मेडिसिन देते हो उसका असर आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा खतरनाक चल रही हैं, जो सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं, जो असरार जाहिर कर रहे हैं, हम उसको तो कंट्रोल करें ना, यही होता है। पता है कोविड जब आया था, कोविड स्टार्ट हुआ था, तो कोविड की ऑब्वियसली मेडिसिन नहीं थी। कोविड में क्या किया जाता था, उसके सिम्टम्स, यानी कि किसी को खांसी है तो खांसी की दवाई इस्तेमाल करते थे, बुखार के लिए पैनाडोल। क्यों? क्योंकि हम कोविड का इलाज नहीं कर रहे थे, हम कोविड की वजह से पैदा होने वाले सिम्टम का इलाज कर रहे थे। ठीक है, तो ये अब हम डिस्कस करना है द स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, यानी कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मसला आ रहा है। नर्वस डिसऑर्डर विच डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को यानी कि उसके अरेंजमेंट को खराब करते हैं, उनको हम स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर इज द ग्रोथ ऑफ सेल, बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, यानी कि सेल आपके एबनॉर्मली डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा बनना स्टार्ट कर देंगे, इसको ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर इज द ग्रोथ ऑफ सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन के अंदर होगा ऑब्वियसली, जिसकी वजह से बहुत सारी एबनॉर्मैलिटीज आ सकती हैं, डिपेंडिंग कौन सी एरिया पर वो ब्रेन ट्यूमर है। हाइपोथैलेमस में है तो हाइपोथैलेमस के मसले मसाइल, फ्रंटल लोब में है तो फ्रंटल वाले, टेम्पोरल में है तो हियरिंग का मसला, जहां पर टेस्ट सेंसेशन जाती है वहां पर है तो आपको टेस्ट महसूस नहीं होगा। तो डिपेंडिंग है ट्यूमर है कहां पर, वो मसले पैदा करेगा। इसके साथ साथ आपको सीजर्स, झटके भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे, कंफ्यूजन, सर दर्द वगैरह। ठीक है, कॉजेज क्या है? ये म्यूटेशंस एंड रेडिएशन। म्यूटेशंस क्या होती हैं? बेसिकली एनी म्यूटेशन इज बेसिकली एनी चेंज इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ जीन, या फिर एनी चेंज इन बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ जीन, उसको म्यूटेशन कहते हैं। और रेडिएशन यानी कि एक्सरेज, बहुत ज़्यादा जो बंदा एक्सरे कराता है, ब्रेन के एक्सरे बहुत ज़्यादा कराए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। सिम्टम्स क्या है? जब अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो हमें कैसे पता चलेगा? जो ब्रेन ट्यूमर के साइन एंड सिम्टम है वो डिपेंड करते हैं साइज कहाँ पर है, कितना बड़ा है, लोकेशन कहाँ पर है, और ब्रेन जो है ट्यूमर जो ग्रो कर रहा है वो किस स्पीड से ग्रो कर रहा है। अगर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है तो उसके असरात बहुत खतरनाक होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सर दर्द होगा, आपका विजन प्रॉब्लम यानी नज़र सही से नहीं आएगा, सीजर्स होंगे, पैरालिसिस होगा, कोमा एंड डेथ। इलाज क्या है? सर्जरी के जरिए, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बेसिकली ज़्यादा दी जाती है, फिर रेडिएशन थेरेपी भी है, और टारगेटेड थेरेपी, यानी कि जहाँ पर ट्यूमर है आप उसको सर्जरी के जरिए निकाल लो, इसको कहते हैं टारगेटेड थेरेपी। ओके, तो अब हमने कवर करना है फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन के। ब्रेन के फंक्शन जो है वहाँ पर मसला आ रहा है, तो ऐसे कौन से डिसऑर्डर हैं जो ब्रेन के फंक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जो ब्रेन की एक्टिविटी, जो ब्रेन का फंक्शन है बेसिकली उसको डायरेक्टली वो डैमेज कर रहे हैं। तो वी विल बेसिकली जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द हेडेक। तो बेसिकली हेडेक के बारे में कहा जाता है कि हेडेक एक पेन है जो आता है आपके सर के एरिया से, हेड के एरिया से, या फिर नेक का जो अपर रीजन है ना वहाँ से आता है, अपर नेक ऑफ द बॉडी। पेन जो ओरिजिनेट करते हैं ना टिश्यू से एंड स्ट्रक्चर से जो ब्रेन को सराउंड कर रहे हैं। क्या मतलब? सर हेडेक है तो ब्रेन के अंदर दर्द होना चाहिए ना? नहीं बेटा, जो हेडेक का दर्द है बेसिकली वो ब्रेन से नहीं आता, बल्कि ब्रेन को जो मेनिंजीज सराउंड कर रही थी उनसे, या जो टिश्यू सराउंड कर रहे थे उनके अंदर से महसूस होता है। क्यों सर ब्रेन का दर्द हमें महसूस क्यों नहीं होता? बेसिकली ब्रेन के अंदर कोई नर्व ऐसी नहीं है जो पेन के सिग्नल को लेके आए। ब्रेन जो है ओरिजिनेट करता है टिश्यू से एंड स्ट्रक्चर को जो कि स्कल को सराउंड कर रहे हैं। ब्रेन इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी नर्व, उसके अंदर कोई नर्व ऐसी नहीं होती हैं, तो ऑब्वियसली पेन को वो ट्रांसमिट भी नहीं करेंगी। ब्रेन डज नॉट हैव दोज टाइप ऑफ नर्व दैट गिव राइज टू द सेंसेशन ऑफ पेन। और देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ हेडेक। हेडेक 3 तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पेन, के पेन कहाँ से आ रहा है। एक है प्राइमरी हेडेक, एक है सेकेंडरी, और एक है क्रेनियल न्यूरैल्जिया। प्राइमरी हेडेक वो है जो बाकायदा हेडेक की कॉज बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रेन को सराउंड कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर माइग्रेन हो सकता है, टेंशन जो है वो दर्द, और क्लस्टर हेडेक बेसिकली जो किसी एक एरिया पे दर्द होगा ना, यानी कि आपका पूरा फेस है, सिर्फ आंख की एरिया में दर्द हो रहा है या फिर सिर्फ इस एरिया में दर्द हो रहा है, इसको हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। जो दर्द है वो एक जगह पर क्लस्टर गुच्छे की फॉर्म में होता है। टेंशन जो है बेसिकली अगर आपका पूरा फेस है तो टेंशन में आपके सिर्फ फ्रंट वाले एरिया पे दर्द हो रहा होता है पूरा, ठीक है। और जो माइग्रेन है वो तो आपकी बॉडी की एक साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड ब्रेन आपके हेड का, या फिर राइट हैंड साइड, वहां पर माइग्रेन का दर्द होता है, ठीक है। सेकेंडरी हेडेक क्या है यार? प्राइमरी हेडेक तो खैर वो था जो डायरेक्टली किसी हमारे ब्रेन के अपने वही स्ट्रक्चर सराउंडिंग द हेड उनकी वजह से दर्द पैदा हो रहा था ना। जो सेकेंडरी हेडेक है वो किसी और प्रॉब्लम, यानी कोई इन्फेक्शन चल रहा है आपके सर के एरिया में, या फिर बेसिकली आपके कान में इन्फेक्शन चल रहा है, जो आपके साइनसेस होते हैं उनके अंदर कोई चल रहा है, फिर किसी का डेंटल पेन है, दांत का दर्द है, या फिर साइनस का इन्फेक्शन है उसका दर्द आ रहा है, या फिर ब्लीडिंग इन द ब्रेन, या फिर ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग की वजह से दर्द हो रहा है, या इन्फेक्शन लाइक इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, या फिर इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन है, इनकी वजह से दर्द हो रहा है। ये सारे सेकेंडरी हेडेक है। तो प्राइमरी हेडेक में हमारे पास सिर्फ टेंशन है, ठीक है, माइग्रेन है एंड क्लस्टर हेडेक जो एक गुच्छे की फॉर्म में दर्द हो रहा होता है एक जगह पर। उसके अलावा जो हमारे पास इन्फेक्शन हैं, ब्लीडिंग है, डेंटल का दर्द है, ये सारे दर्द अगर हमें हेड में होंगे इनकी वजह से तो हम कहेंगे ये सेकेंडरी हेडेक है, ओके। क्रेनियल न्यूरैल्जिया क्या यार? हमारे ब्रेन में जो 12 क्रेनियल नर्व गुजर रही थी ना उनके अंदर दर्द होना। हमारे ब्रेन के अंदर
जो हमारे ब्रेन के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स थी ना 12, उन 12 क्रेनियल नर्व के अंदर दर्द होता है, उसको हम काउंट करेंगे क्रेनियल न्यूरैल्जिया के अंदर, ठीक है। जो क्रेनियल न्यूरैल्जिया है, फेशियल पेन है, ये सारी नर्व्स की वजह से होता है। नर्व्स की या तो सूजन हो जाती है, ठीक है, इरिटेशन होती है, ये सूजन दोनों में से, या तो यानी कि इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, या इरिटेशन है, वो स्ट्रक्चर जो सराउंड कर रहे हैं ब्रेन को, तो हमें वहाँ पर क्रेनियल न्यूरैल्जिया देखने को मिलते हैं। अगेन क्रेनियल न्यूरैल्जिया क्या है, तो जो आपकी 12 क्रेनियल नर्व्स है ना, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए इन 12 में से किसी भी एक की या ज़्यादा की, तो ये नर्व्स बेसिकली ब्रेन से आ रही होती हैं और कुछ मसल्स को कंट्रोल करती हैं और कुछ सेंसरी सिग्नल ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं और ब्रेन की कमांड वापस नीचे लेके आती हैं फ्रॉम हेड एंड नेक। तो जो क्रेनियल नर्व्स है ना बेसिकली वो सिर्फ हेड एंड नेक एरिया से लेके आती है, मैंने बताया था पहले वाले मेरे लेक्चर में इस चैप्टर के, ओके। तो ये है कि क्रेनियल न्यूरैल्जिया बेसिकली द पेन जो ओरिजिनेट करता है किसी भी क्रेनियल नर्व्स के अंदर, और ये क्रेनियल नर्व्स क्या है, ये वो नर्व्स हैं बेसिकली जो सेंसरी सिग्नल लेके जाती हैं और कमांड लेके आती हैं वापस। कॉजेज क्या है, इट कैन बी कॉज बाय इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से, या इरिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर जो सराउंड द ब्रेन, वो स्ट्रक्चर जो ब्रेन को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके मेनिंजीज वगैरह हैं, और मेनिंजीज के अंदर मौजूद है नर्व, तो उनकी इन्फ्लेमेशन हुई जिसने नर्व को दबाया, उस नर्व की दबाने की वजह से फिर हमें ये पेन होगा क्रेनियल न्यूरैल्जिया, या इन्फ्लेमेशन होगी किसी और कोई और मसला चल रहा था ब्रेन में, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी क्रेनियल नर्व भी दब गई, उनके अंदर भी सूजन होना स्टार्ट हो गई, उनकी इरिटेशन होगी, दैट इज बेसिकली क्रेनियल न्यूरैल्जिया। सिम्टम्स क्या है, पेन जो बिगिन करता है इन द बैक ऑफ द हेड, सर के पीछे एरिया से, एमसीक्यू का पॉइंट है, क्रेनियल न्यूरैल्जिया सर के पीछे वाले एरिया का दर्द है, एंड नेक के ऊपर वाले पार्ट का, तो पीछे से दर्द अगर स्टार्ट हो रहा है सर के, वो क्रेनियल न्यूरैल्जिया के अंदर आएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, यार ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेन की कॉज क्या है, हम पेन मेडिकेशन देते हैं ताकि सर दर्द कंट्रोल हो जाए। साइनस का इन्फेक्शन है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो जब साइनस का पेन होता है ना, यहाँ पर हो सकता है, टेंशन यहाँ पर, उधर सामने के एरिया, माइग्रेन पूरा हाफ एक साइड क्लस्टर गुच्छे की फॉर्म में, ठीक है। अब हमें डिस्कस करना है डीजनरेटिव डिसऑर्डर, और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा दैट विल बी द डायग्नोस्टिक टेक्निक, एंड दिस चैप्टर विल इंशाल्लाह एंड। डीजनरेटिव डिसऑर्डर वो है बेसिकली जिसमें हमारे ब्रेन की पार्ट्स की डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। डीजनरेशन कहते हैं वो ब्रेन का एरिया लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, उस एरिया के न्यूरॉन्स का लॉस होना शुरू हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डीजनरेशन हो रही है डिफरेंट पार्ट में। एक है अल्जाइमर डिजीज, इसको हम भूलने की बीमारी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये एक हमारे पास ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ठीक है, एक प्रोग्रेसिव यानी कि ऐसी डिजीज है जो आज वक्त के साथ साथ खराब से खराबतर होती जाती है। इसमें शुरू में ही बेसिकली डिमेंशिया होता है, यानी कि भूलना, डिमेंशिया कहते हैं भूलने की बीमारी। तो बंदा शुरू में भूलने के सिम्टम्स जाहिर करता है कि वो चीज़ें भूल रहा है, लेकिन वो चीज़ें भूल रहा है जो उसने अभी अभी की हैं। तो पुरानी बातें लंबी थी, उसको पहले से याद थी, वो याद रहती हैं, लेकिन जो बात अभी अभी इसने एक दो दफ़ा सुनी है वो ये भूलना स्टार्ट कर देता है। जो रिसेंट बातें हैं, इवेंट जो रिसेंटली कोई इवेंट हुआ है, उसको भूलना स्टार्ट कर देता है। तो अल्जाइमर का जो प्रोग्रेसिव डिजीज है, जहाँ पर डिमेंशिया सिम्टम जो है ग्रेजुअली खराब होता जाता है वक्त के साथ साथ, और कह रहे हैं इसके अर्ली स्टेज में जो मेमोरी लॉस होता है माइल्ड होता है, यानी कि कम होता है, बट वक्त के साथ साथ ये बहुत खराब हो जाता है, और इतना खराब हो जाता है कि बंदा सही से बात ही नहीं कर पाता, कन्वर्सेशन स्किल खत्म हो जाती है, और अपनी इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। इसकी कॉज क्या है, क्योंकि जीन्स जो होती हैं बेसिकली जीन्स के अंदर मसला आता है। जब जीन्स के अंदर मसला आता है तो फिर ये हमारे पास शो होता है इफेक्ट, ठीक है। जब जीन्स के अंदर मसला आता है तो हमें इसका सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। और सिम्टम्स क्या हैं, शुरू के स्टेज में न्यू या रीसेंट मेमोरी जो है, जो बिल्कुल अभी अभी बातें हुई हैं, वो मुश्किल होती हैं रिकॉल करना, उनको याद रखना, एंड दे आर हार्ड टू लर्न। नई बातें भी आप सबसे याद नहीं रख पाते। और जो ये स्टेज अगर माइल्ड हो जाए, यानी कि ज़्यादा पुराना होता जाए, तो फिर डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, इंसान बहकी बातें करता है। पता है क्यों करता है, जब उसको कुछ याद नहीं आ रहा होता है तो शर्मिंदगी से बचने के लिए उसको वो लगता है कि अगर मैं ये बोल दूं तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो तुक्के लगाना स्टार्ट कर देता है, ऐसी बातें करेगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको अजीब सी बातें जहन में आना शुरू हो जाएंगी, जिसको हम डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब है आप ऐसी बात करना या ऐसी चीज़ देखना जो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, इसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। बस इतना याद रखने का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटो इम्यून डिजीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। हनिंगटन डिजीज क्या है, हनिंगटन, इसको हनिंगटन पढ़ते हैं, ओके, टी साइलेंट है। तो हनिंगटन डिजीज है यहाँ पर, इट इज ड्यू टू ग्रेजुअल ब्रेक डाउन इन द ब्रेन नर्व सेल, ब्रेन के नर्व सेल आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से फिजिकल मूवमेंट खराब हो जाती है, इमोशन आपके डैमेज हो जाते हैं, या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी सोचने समझने की सलाहियतें भी हनिंगटन में खराब हो जाती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑटो इम्यून डिजीज, हनिंगटन, ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ नर्व सेल,
आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन हो नर्व सेल को, यानी कि वक्त के साथ साथ ये भी अल्जाइमर की तरह खराबियां शुरू करेगा। इसमें आप मूवमेंट का मसला है, इमोशन का मसला है एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज का मसला है। ये था अल्जाइमर जिसमें भूलने की बीमारी है। यहाँ पर डायग्राम शो की गई है। नॉर्मली ब्रेन हमारा इस तरह का होता है, बट जब अल्जाइमर शुरू में होती है, देखो यहाँ पर ये एरिया ज्यादा गैप आना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ देखो ब्रेन बिल्कुल छोटा हो गया, श्रिंक कर चुका है और काफी गैप आ चुके हैं। ठीक है, तो ये अल्जाइमर में ऐसा होता है क्योंकि हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, राइट। और अब जो नया डिसऑर्डर है हमारे पास वो है पार्किंसन डिसीज, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है और इसको एसेस करना भी बहुत आसान है। आप बहुत आराम से पहचान सकते हो किसी बंदे को पार्किंसन डिजीज है या नहीं। सबसे पहली बात, ये होता क्यों है? हमारी बॉडी में कुछ ऐसी न्यूरॉन्स हैं जो डोपामीन एक केमिकल है वो बनाती हैं। जो डोपामीन केमिकल है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, हमारी मसल्स की नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हमारी नॉर्मल मूवमेंट्स के लिए पार्किंसन डोपामीन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डोपामीन बनता क्या है? हमारा बेसल गैंग्लिया जो है ना वो बनाता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया कोई खास पार्ट होता है, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट इन योर सिलेबस कि मैं उसको इतना डिटेल में डिस्कस करूँ। वो इतना बताऊंगा, बेसल गैंग्लिया का ही कोई स्ट्रक्चर है, वो डोपामीन बनाता है। जब डोपामीन बन जाता है तो फिर मसला क्या होता है? बल्कि काम करता हूँ, इट्स योर टास्क, जस्ट टेल मी विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन मेक्स डोपामीन। बेसल गैंग्लिया के कौन से पार्ट है वो, जो बेसल गैंग्लिया का पार्ट है ऑब्वियसली, वो क्या बना, उसका नाम क्या है जो बेसिकली जो डोपामीन बनाता है? तो यू हैव टू टेल मी। लेट्स सी कितना आपको शौक है इस फील्ड में इतना डिटेल में जाने का। तो पार्किंसन डिजीज एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें वो जो न्यूरॉन है या वो एरिया है या वो नर्वस टिश्यू डैमेज हो जाता है जिसका काम है डोपामिन बनाना, और वो नर्वस टिश्यू होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर। तो बेसिकली बेसल गैंग्लिया के अंदर डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। इसमें मसला क्या आता है? बंदा नॉर्मल रेस्ट पे बैठा हुआ है, पर ट्रेमर्स यानी कि झटके लग रहे होंगे उसके हाथ में पैर में, हालांकि बैठा हुआ वो इंक्लूड ट्रेमर्स इन द आर्म और लेग विच इज वर्स एट द टाइम एंड जब वो बंदा रेस्ट पर है ना, तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर उसको ट्रेमर आ रहे होंगे। ट्रेमर क्या होता है? ट्रेमर क्या होता है? बेसिकली एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड फिंगर्स। ठीक है, वो आ रहा होगा। तो इससे होगा क्या? सही होगा, ऑब्वियसली एक तरह का डिसऑर्डर है तो डोपामिन नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो ये मसला आ रहा है। इसके साथ साथ स्टिफनेस भी हो, बॉडी इसकी स्टिफ हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, ट्रेम्बलिंग ऑफ मसल इवन के बाद में अगर ये मसला आ जाएगा ना उसके रिस्पिरेटरी मसल्स में, तो वो डैमेज होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जिससे सांस नहीं आएगी, बंदा मर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रेमर इसमें हमें देखने को मिलता है एट द रेस्ट कंडीशन, और उसके साथ साथ हम कहते हैं कि स्टिफनेस भी है और ट्रेम्बलिंग एंड वीकनेस ऑफ मसल है। डोपामिन की प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा, डोपामिन की प्रोडक्शन इन बेसल गैंग्लिया वो यहाँ पे डिस्टर्ब होती है और रेस्टिंग कंडीशन में ट्रेमर होता है। एमसीक्यू का पॉइंट है। ट्रीटमेंट क्या है? कह रहे हैं इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, पर ट्रीटमेंट जो है उन चीज़ों के लिए है जो सिम्टम्स हैं, यानी कि कोई बंदा रेस्ट पर बैठा हुआ है और वो बेसिकली ट्रेमर शो कर रहा है। अब ट्रेमर शो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि उसकी बॉडी में डोपामिन नहीं बन रहा, तो हम क्या करते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं डोपामिन वाली, हम वो देते हैं, उससे उसको रेस्टिंग कंडीशन में ट्रेमर नहीं आते। बट ऑब्वियसली उसका बेसल गैंग्लिया डैमेज हो चुका है, वो डैमेज ही रहेगा, वो सही नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं हम उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं ताकि उसकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो जाए, लेकिन हम इसको क्योर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेक्निक्स या डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर नर्वस डिसऑर्डर, जिसमें है हमारे पास ईईजी है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। यार इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम के जरिए हम क्या करते हैं, कुछ रोड्स होती हैं बड़ी मैक्रो इलेक्ट्रोड्स, वो हम उसके इस तरह स्काल्प के ऊपर लगा देते हैं। जब लगा देते हैं तो ये रोड्स क्या करती हैं, आपकी ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है ना, उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उनको देखती हैं, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यहाँ पर वो वेव की फॉर्म में शो करती हैं। जिस तरह ब्रेन जो हार्ट की होती है उसकी ईसीजी होती है, ईकेजी भी कहते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में ये लेक्चर है ईसीजी का, मेरा ईकेजी का, यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब विद द नेम ऑफ ईसीजी ईकेजी बाय डॉक्टर स्टॉप, और आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने इसकी कंप्लीट बेसिस पढ़ाई है। ठीक है, और तो बेसिकली जिस तरह ईसीजी के अंदर वेव्स नजर आती हैं, ईईजी के अंदर भी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम के अंदर भी हमें वेव्स नजर आती हैं, और जो वेव्स की तस्वीर नजर आती है उसको हम इंसेफेलोग्राम कहते हैं। ठीक है, जो तस्वीर है उसको इंसेफेलोग्राम कहते हैं, इस टेक्निक को इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम कहते हैं। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जो तस्वीर है उसको हम इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम कहते हैं, टेक्निक को इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम कहते हैं। एक न्यूरो इमेजिंग टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है और रिकॉर्ड करता है चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, और वही बात है कि स्किन और स्काल्प के ऊपर मैक्रो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और जब ये ब्रेन वेव्स पैदा हो जाती हैं हमें तस्वीर की फॉर्म में नजर आती है, उसको इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम कहते हैं, इंसेफेलोग्राम कहते हैं।
जो हमें शो करता है कि ब्रेन की वेव्स किस तरह पैदा हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनका एम्पलीट्यूड क्या है। और इन फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को चेक करके जो डॉक्टर है वो पहचान सकता है कि मसला क्या है, अगर नॉर्मल वेव्स पैदा हुई हैं या नहीं। क्योंकि हमारे पास ब्रेन की जो वेव्स हैं कुछ एबनॉर्मल भी होती है। जो एबनॉर्मल वेव्स अगर कोई नजर आ गई, मैं समझ जाऊंगा इसके ब्रेन के अंदर ही कोई मसला है। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में क्या है, ये एक तरह का एक्सरे है जो कंप्यूटराइज एक्सरे है, इसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, जो कि कंप्यूटराइज एक्सरे इमेजिंग प्रोसीजर है। यानी कंप्यूटर के जरिए आप बेसिकली एक एक्सरे ले रहे हो, एक नॉर्मल एक्सरे होता है ना, बट ये जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है ये नॉर्मल एक्सरे नहीं है, ये कंप्यूटराइज एक्सरे है, जिसमें एक्सरे बीम जो होती है ना वो पूरी बॉडी के अराउंड रोटेट करती है। और सिर्फ यहाँ पे ब्रेन की ले रहे हैं तो सिर्फ ब्रेन के अराउंड ही रोटेट करती है, जिससे बीम जो है रोटेट करती है ना अराउंड द बॉडी, बस कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करती है दैट आर प्रोसेस्ड बाय द मशीन कंप्यूटर टू जनरेट अ क्रॉस सेक्शनल इमेज या स्लाइस। बेसिकली ये बीम है, बीम से कुछ वेव्स आएंगी, वो उसके ब्रेन के ऊपर लगेंगी और फिर उन ब्रेन के एरिया पर जब लगेंगी ना तो इसकी जो डिटेक्शन है वो कंप्यूटर के अंदर की जाएगी। ठीक है, वो सिग्नल जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, इन सिग्नल को प्रोसेस कर लेगी और फिर उसकी कोई 3 डायमेंशनल 3D इमेज या क्रॉस सेक्शनल इमेज बना देगी। ठीक है, और वो जो स्लाइसेस जो इमेज में नजर आती हैं वो टोमोग्राफिक इमेजेस कहलाती हैं और इसकी मदद से हम डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये बेहतर है नॉर्मल एक्सरे से, क्योंकि नॉर्मल एक्सरे जो है वो एक जगह से सिर्फ एक साइड की तस्वीर ले लेगा, बट जो कंप्यूटर टोमोग्राफी जो सीटी स्कैन है वो हमें डिटेल्ड देता है, एक डिटेल्ड पिक्चर शो करता है। उस डिटेल्ड पिक्चर की मदद से हम आराम से पहचान सकते हैं। सर इस पे एमसीक्यू क्या आएगा, इसमें एमसीक्यू आएगा कि कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है वो एक कंप्यूटराइज एक्सरे है और इसमें क्या होता है, मशीन के जरिए हम सेक्शनल इमेजेस या स्लाइसेस प्रोड्यूस करते हैं। इन स्लाइसेस को क्या कहते हैं, टोमोग्राफिक इमेजेस कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, ये एमसीक्यू के पॉइंट है जो कि एक्सरे से बेहतर है। तो क्या टोमोग्राफिक इमेजेस आर द स्लाइसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सीटी स्कैन। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक रेडियोलॉजिकल यानी कि वही बात है कि आपकी तस्वीर देखना चाहते हो बॉडी की, वो टेक्निक है जिसमें हम एक बहुत बड़ा मैग्नेट यूज करते हैं, रेडियो वेव यूज करते हैं और कंप्यूटर को यूज करते हैं ताकि हम बॉडी के डिटेल इमेज देख सकें। तो MRI स्कैनर है, तो कह रहे हैं MRI स्कैनर है दिस सराउंडेड बाय अ सर्कुलर मैग्नेट। जो MRI का स्कैनर है इसके अंदर ये एक सर्कुलर मैग्नेट होता है। जो सर्कुलर मैग्नेट होता है यहाँ से मैग्नेटिक वेव पैदा करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रिएट हो जाती है ना, बेसिकली उससे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है जो कि प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेसिकली जो प्रोटॉन्स के साथ यहाँ खेला जाता है, तो नॉर्मल वहाँ पर मौजूद प्रोटॉन्स हैं उनको ये अलाइन कर देती है खास स्पेसिफिक पोजीशन में, जिसकी मदद से फिर वो जो जब प्रोटॉन अलाइन हो गए, ओके, MRI की मदद से आपने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट किया। आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट किया, सॉरी मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट जो MRI मशीन के अंदर लगा हुआ है उसके अंदर आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा की। स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से प्रोटॉन अलाइन हो गए, फिर उसके अंदर आपने क्या पैदा कर दी, रेडियो वेव की बीम डाली। जब आप रेडियो वेव की डील डालते हो ना, इससे जो बॉडी के प्रोटॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, स्पिन हो जाते हैं। जब स्पिन हो जाते हैं तो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को हम विजिबली आराम से देख सकते हैं। ठीक है, एंड द प्रोड्यूस अ फेंट सिग्नल, इनसे एक सिग्नल पैदा होता है जो कि डिटेक्ट किया जाता है बाय द MRI स्कैनर का रिसीवर, और फिर एक कंप्यूटर जो है इस रिसीवर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक इमेज क्रिएट करता है। इसके MCQ पॉइंट बता के मैं एंड कर रहा हूँ इसको। क्या है, MRI के अंदर आप मैग्नेटिज्म भी यूज करते हो, रेडियो वेव भी यूज करते हो और कंप्यूटर यूज करते हो। इसमें होता क्या है, एक बड़ा सा सर्कुलर मैग्नेट होता है, ठीक है, जो कि स्कैनर की ट्यूब के अंदर होता है, यहाँ पर है मैग्नेट। ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हो जिससे प्रोटॉन अलाइन हो जाते हैं, फिर आप रेडियो वेव का बीम देते हो इसको, जिससे प्रोटॉन स्पिन होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो MRI स्कैनर का रिसीवर इसको हासिल कर लेता है, इसको प्रोसेस करता है और फिर एक इमेज जनरेट कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी हर बात समझ में आई होगी। जो भी बात समझ में आई यू कैन आस्क मी अगेन ऑन माई Instagram, ठीक है, या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूँ। इंशाल्लाह आई विल बैक विद अनदर वीडियो। और ये सीरीज जो हमारी MD के लिए और इंटर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह कंटिन्यू रहेगी। एंड आफ्टर द बायोलॉजी आई विल बी मूविंग ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स टू, ठीक है, लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।